हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चयन एवं अवसर लागत। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अर्थशास्त्र में जो चयन की समस्या है वह क्या होती है। साथ ही साथ हम अवसर लागत की बात करेंगे कि अवसर लागत क्या होता है, इसका अध्ययन क्यों जरूरी है। अवसर लागत के बाद फिर हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र कि अवसर लागत को हम ग्राफिकली कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये चुनाव की समस्या के बारे में। तो जैसा कि हमको पता है, जो चुनाव की समस्या होती है वह हमारी आवश्यकताएं अनंत होने के कारण और उनको प्राप्त कर सकने वाले साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए, जो हमारे वांट्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाले जो संसाधन हैं वह सीमित मात्रा में है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इन सीमित संसाधनों की सहायता से या दुर्लभ संसाधनों की सहायता से अपनी कुछ आवश्यकताओं का चयन करेंगे, बाकी आवश्यकताओं का हम त्याग कर देंगे, उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, चयन करना पड़ेगा कि हम इन संसाधनों की सहायता से जो कि सीमित हैं, किन आवश्यकताओं का चयन करेंगे, किनको हम पूरा करेंगे और किनको छोड़ देंगे। तो यही अर्थशास्त्र में आता है चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या। अभी जो चुनाव की समस्या है यह व्यक्तिगत रूप में भी होती है, इंडिविजुअली भी होती है और कलेक्टिवली भी होती है, सामूहिक रूप से भी होती है। इंडिविजुअली देखा जाए व्यक्तिगत रूप में, तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसके पास 300 रुपए हैं। इस 300 रुपए का या तो वह एक किताब खरीद ले या फिर एक मूवी टिकट खरीद ले। जब वह किताब खरीदेगा तो उसे मूवी टिकट को छोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों में से एक का चयन कर रहा है। इसी प्रकार से सामूहिक रूप से भी समाज भी चयन का सामना करता है। समाज के पास जो संसाधन है उसकी सहायता से या तो वह कैपिटल गुड्स अर्थात पूंजीगत वस्तुएं बना ले या फिर कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं बना ले, उसको भी इन दोनों में से चयन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमारे पास 300 रुपए था, हमारे पास दो वस्तुएं थी, एक था बुक और एक क्या था, मूवी का टिकट था। तो दोनों की कॉस्ट क्या है, 300 रुपए है। लेकिन जब हम एक वस्तु को चुनते हैं तो दूसरी वस्तु का त्याग करते हैं। तो जिस वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। यानी हमने जिसका त्याग कर दिया है वही क्या हो गया, अवसर लागत है। जब हमने किताब को चुना तो हमने मूवी टिकट का त्याग कर दिया, यही अवसर लागत है। तो अवसर लागत की परिभाषा देखते हैं कि अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। जैसे 300 रुपए में हमारे पास दो विकल्प थे, एक किताब खरीदना और दूसरा जाकर मूवी देख लेना। तो हमने क्या किया, बुक खरीद लिया। तो इसकी अवसर लागत क्या है, 300 रुपए की। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये मूवी टिकट न खरीदना। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई साधन है, मान लेते हैं एक्स एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति एक टीचर भी हो सकता है, टीचर का प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकता है, बैंक में मैनेजर का काम भी कर सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकता है। तो मान लेते हैं पहले नंबर पे इसका काम ये है, बेस्ट काम इसका ये है, सेकंड काम ये है। तो इस साधन की जो अवसर लागत है वो क्या है, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प में इसको जो मूल्य मिलता वही इसका क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। तो देखिए, किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ में उसके मूल्य से है। जैसे मान लेते हैं टीचर में उसको 50,000 रुपये मिलता है, पर मंथ सैलरी मिल रही है, और यहाँ पे 45,000 रुपये पर मंथ की सैलरी उसको मिल रही है। तो इस साधन की अवसर लागत क्या हुई,
मैनेजर का काम न करना जिसमें इसको 45,000 रुपया मिल रहा था। ये हो गया आपका अवसर लागत। तो एक बार फिर से अवसर लागत की परिभाषा देख लेते हैं। अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में उसके मूल्य से है। तो हमने देखा कि जब हमारी आवश्यकताएं अनंत थी और संसाधन सीमित थी तो हमको चयन करना पड़ा। अब इस चयन की समस्या ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जन्म दिया। जब हमने एक का चयन किया तो दूसरे का त्याग किया और इसी त्याग को हमने क्या कह दिया था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह दिया था। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इसको हम लोग कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अल्टरनेटिव कॉस्ट, वैकल्पिक लागत, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, विस्थापित लागत या विस्थापन लागत, और तीसरा क्या है? ट्रांसफर कॉस्ट। तो ये सभी इसके क्या हैं? अलग अलग नाम हैं। किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये हमें क्या क्या बतला रहा है? ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत है, इस अवसर लागत का सामना उपभोक्ता कंज्यूमर को भी करना पड़ता है, प्रोड्यूसर को भी करना पड़ता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। यानी लगभग सभी लोगों को अवसर लागत की सामना करना पड़ता है, क्योंकि चयन की समस्या जहां भी आई वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कंज्यूमर किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करता है या अवसर लागत का सामना करता है। तो एग्जाम्पल हमने पहले दिया था कि उपभोक्ता को यह चयन करना पड़ेगा कि या तो मूवी टिकट ले ले या फिर एक किताब खरीद ले। उत्पादक के सामने क्या समस्या आएगी कि वह अपने संसाधनों से या तो कंज्यूमर गुड्स बना ले या तो कैपिटल गुड्स बना ले। वहीं गवर्नमेंट की बात की जाए तो या तो वो क्या कर ले? गन्स बना दे, बहुत सारी बंदूकें बना ले जिससे कि विदेशी लोग उसके ऊपर आक्रमण ना कर पाए। युद्ध के सामान बना ले या फिर बटर बना ले, रोटी बना ले, जो कि इसेंशियल गुड्स है, आवश्यक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर भी चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, इनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। अब आता है सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत क्या होता है? जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं, इसको फिर से समझते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु x है, दूसरा वस्तु y है। अब हम x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें y वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ेगा अवसर लागत के सिद्धांत के आधार पर। तो इस प्रकार x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की प्रतिक्रिया में y वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है वही उसकी क्या है? सीमांत अवसर लागत है। तो देखिए फिर से परिभाषा, x वस्तु की सीमांत औसत लागत से अभिप्राय y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी से है, जो कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया में घटाई जाती है, जबकि उत्पत्ति के साधनों की कीमती एवं तकनीक स्थिर है। ये देखिए आपका x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ये मान लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र है, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। तो हम इस बिंदु पर थे, यहाँ पर इस A बिंदु पर थे, यहाँ पे हम y वस्तु की y1 मात्रा और x वस्तु की x1 मात्रा का उपयोग कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहा। तो जो x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए हमें y वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो जितनी मात्रा हम y का त्याग करेंगे वही हमारी क्या कहलाएगी? सीमांत अवसर लागत कहलाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ये क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा c, और ये नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को,
ये जो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बात किया है, अगर इसको हम ग्राफिकली दिखाएं तो ये हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ही इसको दिखला सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र किसी देश की अगर संसाधन दिए हुए हों, सभी काम पे लगे हुए हों, तो वह दो, और मान लेते हैं कि एक देश है, फिर से समझते हैं इसको, मान लेते हैं एक देश है, इस देश के में संसाधन दिए हुए हैं, साथ ही साथ उत्पत्ति के साधन लगे हुए हैं, या दो वस्तुओं x और y का उत्पादन कर रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिसे एक देश अपने दिए हुए संसाधनों की सहायता से बना सकता है। तो देखिए एक बार फिर से इसकी परिभाषा, पीपीसी वह वक्र है, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए संसाधनों एवं तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव है। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। सबसे पहले जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं क्या है? फिक्स्ड रिसोर्सेस, पहली मान्यता हो गई, संसाधन स्थिर होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, जितने भी संसाधन हैं वो सभी क्या हैं? पूर्ण रोजगार में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक इफिशियंसी, आर्थिक कुशलता है और तकनीक का स्तर दिया हुआ है। इन बातों के दिया होने पर अब एक देश है जो कि दो वस्तुओं मान लेते हैं, क्लॉथ जिसका प्रोडक्शन 1000 मीटर में हो रहा है और वीट जिसका प्रोडक्शन भी 1000 क्विंटल में हो रहा है। तो यानी कपड़ा और वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो अपने इन संसाधनों की सहायता से वह या तो ये संयोग बना सकता है, ए बी सी डी ई एफ में से कोई एक संयोग बना सकता है। अगर वो अपने पूरे संसाधनों का प्रयोग करे तो वो चाहे तो एक भी इकाई कपड़े की न बनाए और 15 इकाई गेहूं का बना ले, या फिर एक इकाई कपड़े का बनाए और 14 इकाई क्या करे? गेहूं का बना ले, या 2 इकाई कपड़े का बनाए और 12 इकाई गेहूं का बना ले। तो इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कपड़े का उत्पादन बढ़ रहा है, क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमें वीट के प्रोडक्शन में कमी करना पड़ रहा है, क्योंकि संसाधन हम क्या कर रहे हैं? वीट के प्रोडक्शन से निकालकर कपड़े के प्रोडक्शन या क्लॉथ के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। अब इसका हम लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये देखिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग वीट को दिखाएंगे या वाई गुड्स को दिखाएंगे। वाई गुड्स हमारा क्या हो गया? वीट हो गया। और एक्स एक्सिस पे एक्स गुड या क्लॉथ को दिखाएंगे। ये हमारा हो गया उत्पादन संभावना वक्र। अब मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? हमारा ए है। ये ए बिंदु क्या बता रहा है? 0 इकाई कपड़ा का। कपड़ा का कितना इकाई हो गया? सी फॉर कपड़ा और एल फॉर आपका क्या हो गया? सॉरी डब्ल्यू फॉर वीट। तो 0 इकाई कपड़ा और 15 इकाई वीट, ये वाला ए संयोग हो गया। बी संयोग आपका क्या है? 1 इकाई आपका क्लॉथ हो गया और 14 इकाई आपका क्या हो गया? 1 इकाई क्लॉथ और 14 इकाई आपका गेहूं हो गया। इसी प्रकार से सी डी ई एफ ये संयोग आपके हैं। एफ यहाँ पे है। एफ क्या बता रहा है कि 5 इकाई कपड़ा और 0 इकाई आपका वीट का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी जैसे जैसे हम कपड़े की इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं, हमें गेहूं के उत्पादन में कमी करना पड़ेगा। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है या उत्पादन संभावना वक्र है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जिसको हिंदी में रूपांतरण वक्र भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? जब हम इसके एक बिंदु से मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक उत्पादन संभावना वक्र है।
इधर y वस्तु, इधर x वस्तु, इसके एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B पे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है लेकिन y वस्तु की मात्रा क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो हमने क्या किया, संसाधनों को y वस्तु से निकालकर x वस्तु के उत्पादन में लगा दिया, यानी रूपांतरण कर दिया है। एक वस्तु से संसाधनों को निकालकर दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगा दिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, यह स्कार्सिटी यानी दुर्लभता या सीमितता को भी बतलाता है, चॉइस चयन को भी बतलाता है, साथ ही साथ यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी दर्शाता है। यानी उत्पादन संभावना वक्र से ये कई काम हो सकते हैं। एक सोसाइटी के लिए अगर हम या एक इकोनॉमी के लिए पीपीसी बनाएंगे, किसी इकोनॉमी के लिए, किसी अर्थव्यवस्था के लिए, तो स्कार्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दुर्लभता, चयन और अवसर लागत तीनों को बतलाएगा। स्कार्सिटी को कैसे बतलाएगा, तो इसकी जो बाउंड्री है, इसकी ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या बता रही है, स्कार्सिटी को बतला रही है, दुर्लभता को बता रही है कि आप या तो इसकी सीमा पे हो सकते हैं या इसकी सीमा के अंदर हो सकते हैं, लेकिन इस सीमा के बाहर उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो ये स्कार्सिटी को बतला दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना सीमा। क्या नाम है, उत्पादन संभावना सीमा। तो इसका एक नाम ये भी है, उत्पादन संभावना सीमा, दूसरा नाम रूपांतरण वक्र, और तीसरा क्या है, उत्पादन संभावना वक्र भी इसको बोलते हैं। चॉइस को कैसे बतला रहा है, तो जैसा कि इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा हुआ था कि वीट और क्लॉथ के प्रोडक्शन में ABCD हमारे पास कॉम्बिनेशन थे। जब हमने कोई एक कॉम्बिनेशन चूज कर लिया तो इकोनॉमी वहीं पे काम करेगी, बाकी पॉइंट पे नहीं काम करेगी। फिर से देखते हैं, अब ये हमारा क्या बता रहा है, बहुत सारे संयोग को बतला रहा है जो कि एक देश उत्पादित कर सकता है दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को। अगर इकोनॉमी में डिसाइड किया कि हम इस ई बिंदु पर होंगे तो बाकी बिंदु पे हम उत्पादन नहीं करेंगे, यानी एक्स वस्तु का हम इतना और वाई वस्तु का इतना मात्रा उत्पादन करेंगे। यानी ये हमारे किसको दिखा दिया, चयन को दिखा दिया। इसी प्रकार यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी दिखाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे दिखाएगा कि जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आएंगे, ए बिंदु से बी बिंदु पर आएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स की मात्रा में वृद्धि करेंगे और वाई की मात्रा में कमी करेंगे। तो हम जब एक्स की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो हमें वाई की मात्रा का क्या करना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है, और यही त्याग की मात्रा ही क्या है, अवसर लागत को दिखला रही है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस पे हम वाई वस्तु को, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस जिसपे हम एक्स वस्तु को दिखला रहे हैं। ये हमारा हो गया उत्पादन संभावना वक्र। अभी मान लेते हैं हम उत्पादन संभावना वक्र के बिंदु यू पे हैं। यू पे होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो संसाधन है हम उनका पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्स वस्तु का और वाई वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है भाई, मान लेते हैं ये x1 और ये y1 उत्पादन हो पा रहा है। अब अगर हम इस बिंदु u से इस उत्पादन संभावना वक्र के बिंदु O पर पहुंचते हैं, यानी एकदम सीमा पे पहुंच जाते हैं, तो ये क्या बताएगा, मान लेते हैं कि कोई इकॉनमी U बिंदु पर ऑपरेट कर रही थी, U बिंदु पर क्रियाशील थी, U बिंदु से O बिंदु पर आया, तो क्या होगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बतलाएगा, आर्थिक समृद्धि को बतलाएगा। अब देखिए आर्थिक समृद्धि क्या होती है कि मान लेते हैं एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, इनका निश्चित उत्पादन हो रहा था, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, तो तीन चीजें देखना पड़ेगा। मान लेते हैं एक्स की मात्रा स्थिर हो लेकिन वाई की मात्रा क्या हो, बढ़ जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वाई की मात्रा बढ़े और एक्स की मात्रा क्या रहे,
सॉरी x की मात्रा बढ़े और y की मात्रा क्या रहे, स्थिर रहे। तीसरी बात क्या है कि x और y दोनों की मात्रा में वृद्धि हो जाए। अगर ऐसा होगा तो ये क्या बताएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बतलाएगा, आर्थिक समृद्धि को बताएगा। तो जब देश U बिंदु से O बिंदु पर जा रहा है तो यह इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, अब इस U बिंदु पर हम x की x1 मात्रा और y वस्तु की y1 मात्रा का प्रयोग कर रहे थे। O बिंदु पर आ रहे हैं तो x की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई, x की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन y की मात्रा क्या हो गई, पहले से ज़्यादा हो गई, y2 हो गई। तो ये क्या हो गया, पहला कंडीशन। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बतला रहा है। इसी प्रकार से जब U बिंदु से हम R बिंदु पर आ रहे हैं तो यहाँ पे x और y दोनों वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जा रही है, तो यह भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाएगा, तीसरा वाला कंडीशन। फिर क्या हो रहा है, U बिंदु से जब हम S बिंदु पर आ रहे हैं, ये भी हमारा क्या बता रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बता रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचिए कि x वस्तु का वृद्धि हो रहा है या y वस्तु का वृद्धि हो रहा है या दोनों का हो रहा है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर y वस्तु की मात्रा तो स्थिर है लेकिन x वस्तु की मात्रा बढ़ जा रही है। तो ये भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को बतला रहा है। तो इस प्रकार, और एक बिंदु H है, तो ये जो H बिंदु है, कोई इकॉनमी इस U बिंदु से H बिंदु पर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके पास उतने संसाधन नहीं है, इसकी औकात के बाहर का बिंदु है ये। तो U बिंदु पे क्या हो रहा है, जो संसाधन है वो पूरी तरीके से प्रयोग में नहीं आए हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि U बिंदु से बिंदु O पर जाना, जहां पर हम Y वस्तु की पहले से ज़्यादा मात्रा उत्पादित कर रहे हैं जबकि X वस्तु की मात्रा में उतना ही उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, आर्थिक विकास को बता रहा है। U बिंदु से S बिंदु पर आ रहे हैं जो कि X वस्तु की अधिक मात्रा के उत्पादन को दिखला रहा है, यह भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बतला रहा है। साथ ही साथ U बिंदु से R बिंदु पर आना भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बतला रहा है। यहाँ पर हम लोग X और Y दोनों वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि कर सक रहे हैं, किंतु हम बिंदु U से बिंदु H पे नहीं आ सकते क्योंकि यह इकोनॉमी के औकात के बाहर का बिंदु है, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास संसाधन नहीं है, हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि क्या कोई देश जो कि U बिंदु पर ऑपरेट कर रहा है वह O बिंदु पर, R बिंदु पर, S बिंदु पर तो चला जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने संसाधनों का पूरा प्रयोग करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तो वह क्या कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। अब क्या U से H बिंदु पर जा सकता है, तो इसको हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो उत्पादन हो रहा है या जो इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, जो इकोनॉमी काम कर रही है, वह लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बढ़ती हुई अवसर लागत के नियम के अंतर्गत कर रही है। ये बढ़ती हुई अवसर लागत का नियम क्या होता है कि जब हम X वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो लागत हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण से हमारा जो PPC है, उत्पादन संभावना वक्र है, वह कैसा है, कॉनकेव है। कोई वक्र कॉनकेव होने का मतलब इस प्रकार का है तो इसको बोलते हैं नतोदर या कॉनकेव, और ऐसा है तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स, मूल बिंदु के प्रति कन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव है। तो इसका कारण क्या है, इसका यही कारण है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बढ़ती हुई अवसर लागत का नियम। अब ये बढ़ती हुई अवसर लागत का नियम काम क्यों कर रहा है, तो देखिए भाई, जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, वो क्या है, स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट प्रकार के हैं। अब ये विशिष्ट प्रकार के संसाधन होने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो संसाधन मान लेते हैं कि दो प्रकार के साधन है हमारे पास, एक है लेबर और दूसरा क्या है, कैपिटल। एक पूंजी है, दूसरा क्या है, श्रम है। तो
और दो चीज़ों का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, एक क्लॉथ का, दूसरा वीट का उत्पादन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं जो लेबर है वह वीट के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, यानी जो लेबर है वह गेहूं का उत्पादन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, और जो कैपिटल है वह कपड़े का उत्पादन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। जब हम जब हम कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वीट के प्रोडक्शन से संसाधनों को निकालकर कपड़े के प्रोडक्शन में लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो लेबर वीट का प्रोडक्शन अच्छे से कर पाता था, वही लेबर क्लॉथ का प्रोडक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लागत होगी वह बढ़ती हुई औसत लागत के नियम के अंतर्गत काम करेगी। तो यही हमने समझा दिया कि हमारे जो दो आउटपुट हैं वो क्या है, क्लॉथ और वीट हैं, और लेबर और कैपिटल दो उत्पत्ति के साधन हैं। लेबर हमारा वीट का उत्पादन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, और कैपिटल हमारा क्लॉथ का उत्पादन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। जब हम क्लॉथ के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, लेबर और कैपिटल को वीट से निकालकर क्लॉथ में लगा दिया, जबकि जो लेबर था वह वीट के लिए ज़्यादा सूटेबल था। अब इससे आप कपड़ा बनाएंगे तो वह उतनी कुशलता से नहीं बना पाएगा, और उत्पादन हमारा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत होगा। इस प्रकार से हम पीपीसी वक्र की विशेषता को भी देख सकते हैं, यानी उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता। ये दो प्रकार के इसका जो ढाल होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। और इसकी जो स्लोप है वो क्या है, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताता है, सीमांत औसत लागत को बताता है, माइनस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। यानी जब हम एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन करना चाह रहे हैं तो वाई वस्तु का हमको त्याग करना पड़ रहा है। इसकी परिभाषा हमने पहले देखी हुई थी, और इसी को हमने एमओसी कह दिया। और जो पीवीसी है वह मूल बिंदु के प्रति नतोदर है। अब हम बात करते हैं कि कोई इकॉनमी जो है वह पीपीसी के अंदर क्यों होती है। जैसे ये इकॉनमी है हमारी, वह यू बिंदु पर क्रियाशील क्यों हो रही है, वह ओ बिंदु पर क्यों नहीं है, आर पे क्यों नहीं है, या एस पे, यानी इस सीमा वाले बिंदु पर क्यों नहीं है, वह यू पे क्यों है। ठीक है, तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है यह हमें किसी अर्थव्यवस्था को समझने में भी सहायता देता है। अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ। जब अंदर है तो इस अंदर होने का कारण क्या है, तो पहला कारण क्या है, अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो उत्पादन के संसाधन हैं उनका अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। और दूसरा कारण क्या है, इकोनॉमिक इफिशियंसी, आर्थिक कुशलता। यहाँ पे हम आर्थिक कुशलता के बारे में समझेंगे। तो ये जो आर्थिक कुशलता है यह दो प्रकार की कुशलताओं से बनी होती है। एक होता है उत्पादन की इफिशियंसी, उत्पादन की कुशलता, प्रोडक्टिव इफिशियंसी, और दूसरा होता है अलोकेटिव इफिशियंसी। तो सबसे पहले हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को समझ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो उत्पत्ति के साधन हमारे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि हमने बताया था लेबर और कैपिटल, ये क्या है, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, आइडल है। यानी पूरे लेबर और कैपिटल का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या है, कोई देश इस पीपीसी के अंदर है। तो जो देश पीपीसी के जितना ही अंदर रहेगा वह उतना ही अल्प विकसित होगा, और जितना किनारे पर जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकास कर लेगा। तो जब लेबर और कैपिटल आपके आइडल होते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं आती है। एग्जाम्पल के लिए 1929 का जो विश्वव्यापी मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, उस समय हमारे रिसोर्सेस आइडल हो गए थे, निष्क्रिय थे। क्यों निष्क्रिय थे, क्योंकि उस समय जो कि से का नियम था, जेबी से का, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, फेल कर गया था। ओवर प्रोडक्शन संभव हो गया था। ओवर प्रोडक्शन होने के कारण चीजें बिक नहीं पा रही थी। जब बिक नहीं पा रही थी तो उत्पादकों ने उत्पादन करना कम कर दिया और उत्पत्ति के साधनों को काम से निकाल दिया।
जिससे बेरोजगारी फैल गई। बेरोजगारी फैलने से रिसोर्सेज का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं हो पाया और इकॉनमी जो है आपका इस बिंदु यू पे काम कर रही है। तो ये था आपका पहला कारण, जिसके कारण से कोई इकॉनमी इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर होती है। दूसरा कारण हमारा क्या है? इकोनॉमिक इफिशियंसी का है, जो कि हमारी प्रोडक्टिव इफिशियंसी और अलोकेटिव इफिशियंसी की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिव इफिशियंसी क्या होता है। प्रोडक्टिव इफिशियंसी का मतलब यही है कि हमने रिसोर्सेज को कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया है। कुशलतापूर्वक प्रयोग न होने का कारण क्या क्या है? एक तो हमने रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट किया है। हमारा जो है प्रबंधन ठीक प्रकार का नहीं है रिसोर्सेज का। जैसे कोई व्यक्ति वह डॉक्टर है तो हमने उसको माली का काम कर दिया है कि आप गार्डनिंग करो, तो वो क्या कर पाएगा? अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह ज़्यादा अच्छा काम एक डॉक्टर का काम कर सकता है, माली का काम वह उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा और उसको इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि लेबर है, लैंड मान लेते हैं, जो जमीन है इट इज मोर सूटेड फॉर वीट। भूमि का ज़्यादातर उपयोग गेहूं के उत्पादन में होना चाहिए, जबकि हम इसमें लैंड का प्रयोग इसको हमने कहाँ लगा दिया है? कपड़े के उत्पादन में लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि लैंड जो भूमि है वह गेहूं के उत्पादन के लिए सूटेबल है, लेकिन हमने इसको कपड़े के उत्पादन में लगा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो कपड़े के इंजीनियर हैं उससे हमने क्या किया है? उनको कहा है कि चलो गेहूं का उत्पादन आप लोग करो। ठीक है, यानी जो जिस काम के लिए उपयुक्त है उसको उस काम में नहीं लगाया गया है, मिसमैनेज कर दिया गया है। इस कारण से भी इकॉनमी में जो इकॉनमी है वह पीपीसी के अंदर काम कर रही है और ऐसी इफिशियंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी अकुशलता को हम लोग प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी बोलते हैं, उत्पादन की अकुशलता बोलते हैं। दूसरा है अलोकेटिव इफिशियंसी, यानी चीजें बन रही है लेकिन सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग नहीं बन रही है, जो अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से नहीं बन पा रही है, अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से नहीं बन पा रही है। ये क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ सोसाइटी। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि राइट मिक्स ऑफ गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस। जो वस्तुओं का मिश्रण है वह ठीक प्रकार का नहीं उत्पादित हो रहा है। जैसे रसिया की इकॉनमी कोलैप्स कर गई, सोवियत रसिया कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स कर गया? क्योंकि वहां के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की जरूरत थी, लेकिन उत्पादन वहां पे किस वस्तुओं का हो रहा था? वार गुड्स का हो रहा था, युद्ध के सामान का उत्पादन हो रहा था। जरूरत किसकी थी? आवश्यक वस्तुओं की। इसलिए रसिया की इकॉनमी फेल कर गई। तो ये कारण रहा किसी इकॉनमी के पीपीसी के अंदर होने का या उत्पादन संभावना वक्र के अंदर होने का यही कारण है। जब इन सभी को सही कर लेगा तो इकॉनमी आराम से यहाँ पे आ जाएगी। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि क्या इकॉनमी यू बिंदु से एच बिंदु पर जा पाएगी कि नहीं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।